मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस बबर शेर के जितना होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले वो दीगर मसला है, लेकिन जो बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मेरी माँ मेरा बाप सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट दौर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल फुल सपोर्ट है। खाली माँ बाप का ही नहीं, फुल शोपियान टाउन का, फुल कश्मीर के, साउथ कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जैसे एक अल्लाह को ढूंढे कहा, तो इस एक अल्लाह को ढूंढने के लिए हमें मस्जिद का रुख करना है, हमें अस्नान का रुख करना है, हमें किसी मजहबी उस्ताद के पास जाना है, हमें रूहानियत का रुख करना है, हमें रुख करना है इंसान का। किसका? इंसान का। क्योंकि आप देखिए अल्लाह ताला रब है, यानी पालने वाला अल्लाह ताला। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मीर जैद और आप देख रहे हो मीर जैद पॉडकास्ट। मेरे साथ आज के मेहमान जो जुड़े हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप शायर कह लो, आप राइटर कह लो, आप पब्लिक स्पीकर कह लो, आप इंग्लिश टीचर कह लो, जो आपके मन में आए आप उस नाम से इनको पुकार सकते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं राजा अमान साहब। वेलकम करते हैं राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जैद साहब, आपका किया आपने हम जैसे नाचीज को मदऊ किया है यहाँ पर। अगर हम लोगों की बात करें जो देखने वाले हैं हमें, ज्यादातर आप किस नाम से चाहोगे वो बोलना चाहिए आपको? ज्यादातर तो जब मैं पहले शायरी के मैदान में ही था तो शायर ही अच्छा सूट करता है मेरे लिए। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर, बाकी चीजें जिनको जैसे अब मर्जी है ऑडियंस की वो वैसे नाम बोल सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद अमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मेरे अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। 2023 में जो यूटी का फेस्टिवल हुआ था कल्चरल लेवल पे, वहाँ पर पोइट्री में मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई थी। इसके साथ साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट 2022 डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट पोजीशन, स्टेट लेवल में फर्स्ट पोजीशन और नेशनल लेवल में सेकंड पोजीशन फॉलोइंग आस्था शर्मा ऑफ त्रिपुरा। 2 बुक्स अपनी पब्लिश हो चुकी है, तोहफा बीश बहा और महबूब खुशगवार के नाम से, और 18-19 कालम भी अखबारों और कालमों में रक्स कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक मुकम्मल हो गई? आप पढ़ाई के मामले में आप कहाँ हो? आपकी उम्र कितनी है? जी, पहले मैं उम्र का बोलूंगा। आजकल लोग कहते हैं कि कम से कम आप 35-40 साल के होंगे, बट मैं खाली 19 साल का हूँ। और मैंने पहले मोहम्मदी स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की 4th तक, फिर 4th से 10th तक रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में, फिर 10th 11th और 12th मोहम्मदी स्कूल में, और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान 6th सेम लास्ट में। आपके पैशन क्या है? अगर हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं शायर कह लूं, राइटर कह लूं, पब्लिक स्पीकर कह लूं, इनमें से आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस है? किस चीज को आप ज्यादा अपनी लाइफ में इन फ्यूचर देखना चाहते हो? क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक अच्छा शायर ही बनना चाहता हूँ। कोई खास ठोस वजह? जी, इसमें बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि जो हमारी फैमिली है हम सूफी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे शायरों के कलाम मैं सुनता रहता हूँ। हमारी महफिलें भी हमारे घर में होती रहती है, तो बहुत खुशी की बात है, मसरत की बात है कि मुझे भी शमूलियत का मौका मिल रहा है। और आजकल आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं वो लोग जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूंगा ये जो चीज़ है ना, मतलब अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दोगे तो इस पे मैं एक लिखा था परसों के, ज़रुब दुनगुस रबाबस कर सुराकस नौकस कडनस ब दूर दूर ज़रुब दुनगुस रबाबस कर सुराकस नौकस कडनस ब दूर दूर छुम रबाबी में साज हिशनावन मिष्ठावन गुलाब बागस मस। यानी इसका मतलब है कि जो महफिल है ना, महफिल में आप इंस्ट्रूमेंट
प्ले करते हैं, लेकिन आप जिस सिमत में उनको ले जाएंगे वो उसी सिमत में जाएंगे। बिल्कुल। कोई मौसीकी की महफिल करेगा तो वहां पर बजकुट होगा, कोई सूफी महफिल समा की महफिल करेगा तो वहां पर नात मनकबत जारी होंगे। बिल्कुल। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो मेरे ख्याल में महफिल नात और महफिल समा हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक एहतियात होना चाहिए कि आपके म्यूजिक से आपका दूसरा जो पार्टनर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बाकी उसमें कोई हर्ज। आपके लिखने का जो सफर शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? जनाब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ पर रेडियोज हमेशा ऑन ही रहते हैं। तो एक प्रोग्राम आता था सूफी सदा। सूफी सदा में पहले, उससे पहले आते थे हेलो हेलो आपकी वो फरमाइश, हेलो आपकी फरमाइश। तो वहां पर राजा बेगम, शमीमा आजाद या कैसर निजामी साहब का मैं कुछ सुनता था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे शौक वहां से पैदा हुआ। लेकिन जब मैं सूफी लाइन में आया, सूफी सदा प्रोग्राम, शमस फकीर साहब चाहे हो क्या जोल थस अशकुन नारो मर यारो रोजी अरमान, या वहाब खार साहब हो यार दोद नार खोत जालान कोहत वन विश ये यारस मन, या न्याम साहब हो दिलो छी मौसम शुर ललनावन यनो छी मानान होते हो, या अहमद बटवारी साहब हो कहंद लागर अनत दरदस्त मत्यो तारस तरख। तो आप देखिए कि ये कैसे ये लफ्जों का जो ये मजमू बनाते हैं, तो कितना दिलकश मजमू होता है। नए में शहबाज आजमी साहब इंसान सपद अव्वल इजहार खुदा चेनिश, सामान गंडित आखिर दीदारी खुदा चेनिश। तो आप देखिए कि ये कैसे ही मजमू बनाते हैं, इन्होंने कितना मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है। ये तो जाहिर सी बात है आप और मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, बट कम से कम अपना लिसानी तकद्दुस बराबर रख सकते हैं, अपना मजहबी तकद्दुस बराबर रख सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप शायरी एक मीडियम चुनेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। राजा अमान साहब का पसंदीदा शायर कौन है, पसंदीदा राइटर कौन है? जी अगर मैं बात करूं तो आज के दौर में जितने भी शायर है ना, आजम साहब है, परवेज साहब है, शहदा साहब है, कोई भी शायर हो, तो कुछ ना कुछ उनमें खास बात है तभी वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बट आज के दौर से ज्यादा मुझे पुराने दौर के शायर पसंद है, और पुराने दौर के शायरों में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है शमस फकीर, क्योंकि जो आप लिखेंगे, आप लिखते थे, आपने लिखे होंगे, उसने 2 लाइनों में इसको कलमबंद किया है। वनो शेर असरार यनो आयशक मुबली मैं वो हर शायर से यार छना का हजार दिखा। जी मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा कि आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन ऊपर से देखिए ये जो माइंडसेट होता है अल्लाह एक ही है। तो हम इस एक अल्लाह को ढूंढे कहाँ? तो इस एक अल्लाह को ढूंढने के लिए हमें मस्जिद का रुख करना है, हमें अस्नान का रुख करना है, हमें किसी मजहबी उस्ताद के पास जाना है, हमें रूहानियत का रुख करना है, हमें रुख करना है इंसान का। किसका? इंसान का। क्योंकि आप देखिए अल्लाह ताला रब है, यानी पालने वाला। अल्लाह ताला रब है, पालने वाला। ठीक है, आपका बाप भी घर में आपको पालता है, तो वो भी एक हिसाब से रब ही हो गया। अल्लाह ताला रहबर है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आपका उस्ताद वो भी रहबर ही है। तो यानी कि आप अल्लाह का अक्स इंसान में ढूंढिए। लकद खलकनल इंसान फी अहसनि तकवीम, यानी हमने इंसान को एक रोल मॉडल, एक बेहतरीन मखलूक बना के भेजा है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कलम मिला बिका हुआ, जुबान मिली कटी हुई। इस शायर को आप कहाँ पे देखते हो? आप बतौर शायर आप इसको किन अल्फाजों से तशरीह करोगे? इसका ये रूहानी तजिया भी हो सकता है, इसका रोमानी तजिया भी हो सकता है, और इसका सियासी तजिया भी हो सकता है। रूहानी तजिया ऐसे होगा इसका कि हर किसी मुसलमान का ख्वाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं जिंदगी में, लेकिन अपने जो आमाल है वो उस लायक नहीं बनाता। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ख्वाब क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मेरे जहन में था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न मैं कह सका, क्योंकि ये मत कोई आम बात है, मैं इसको भी बोलूंगा मुझे नबी का दीदार करना है, इसको भी बोलूंगा मुझे नबी का, मादा आम बात है। न मैं लिख सका, इसके बारे में मैं लिख भी नहीं सकता कि मुझे नबी का दीदार करना है।
जुबान मिली तो कटी हुई, क्योंकि जो मेरी जुबान के अल्फाज है वो शायद उस मयार के नहीं है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आए। कलम मिला तो बिका हुआ, मैं इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की ख्वाहिश करता हूँ, उधर से कलम से फहश लिखता हूँ। तो आप बोलिए ये कैसे पॉसिबल है? माथे पॉसिबल। तो एक तजिया इसका ये है। दूसरा रोमानी तजिया, रोमानी तजिया यानी रोमांटिक सीन में आप ले जाएंगे। जब आज आज के दौर में हमारे नौजवान भाइयों बहनों को पता होगा ब्रेकअप का जो समा होता है, ठीक है ना? तो फिर वो लड़की हो लड़का हो बोलती है वो मुझे वापस आए मेरे पास, लेकिन उसको बोल नहीं सकता वापस आओ, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटाइज करता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम इसको दो मायने ये निकाल सकते हैं, रूहानी या रोमानी में। शायरी के साथ साथ आप राइटिंग भी करते हो। एक अच्छे राइटर के लिए इंसान में कौन सी चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले आपको जो मतलब अगर बतौर शायर में बोलूंगा, आपको ख्याल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं शायर बहुत सारे निकले हैं, लेकिन शायर ट्रक पे शायरी लिखते हैं। ठीक है ना? एक एक शायरी थे एक शायरी थी, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे ट्रकों पे देखी है इसलिए, वरना मैं ज्यादा इन चीजों की तरफ नहीं देखता कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, जरा इसका मतलब बोलिए क्या होता है? जी ये मत बिल्कुल। कोई शायरी है। दूसरा कहता है कि क्या तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, चल तेरी गोरी अब मेरे नाल है। ये कौन सी शायरी है? आप देखिए ना यार, ये शायरी जो है ये इसको दूसरे सिमत में ले जा रहे हैं। इसलिए दौर में पोइट्स भी आते हैं, पोइटास्टर्स भी आते हैं। बिल्कुल। आपको पोइट बनना है, पोइटास्टर नहीं बनना है। पोइटास्टर आप देखिए विलियम शेक्सपियर के दौर में, विलियम शेक्सपियर ही खाली नहीं था, कितने थे, बहुत सारे थे। बहुत सारे। उनका नाम पता नहीं। अलामा इकबाल के दौर में अलामा इकबाल ही नहीं थे, बहुत सारे थे, उनका नाम पता नहीं। मिर्जा गालिब के दौर में कितने शायर थे, मिर्जा गालिब हाईलाइट, क्योंकि वो पोइट बने, वो बाकी पीछे जो रह गए वो पोइटास्टर्स थे। आपका खास मौकूफ, खास आप फोकस करते हो कश्मीरी शायरी पे। जी। हजरत शेख गुलाम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह। का कोई खास कलाम जिससे जो आप आज के यूथ को डेडिकेट करना चाहोगे? क्योंकि जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स की तरफ माइल हो चुका है, वो फहश कामों में लगा हुआ है। कोई खास जिससे आज का नौजवान सुधर जाए? दिल छे गाड़ तो हकमो थाउन, जिक्र हुन पोइन दिस लशियो तवई, नमाज छे संदूक का सोन जन बारुन, अदब नंद कर उस खसियो तवई। यानी कि आप जो भी करेंगे अच्छा कीजिए। सुबह आप घर से निकले, रज़ाए इलाही के लिए निकलिए। कोई काम कर रहे हैं, रज़ाए इलाही के लिए कीजिए। आप देखिए कि हमारा जो मौकूफ है, जैसे यहाँ पर लड़के लड़कियों के पीछे पीछे होते हैं, या अपनी लड़कियां अपनी बाजुएं काटती है, हाथ काटते हैं, क्यों? ताकि वो मुझे मिल जाए, वो लड़की हो वो लड़का हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, तरीक़ेकार वही अपनाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर इसी मुंह से आप नमाज की तरफ रुख करते हैं, तो वो नमाज अल्लाह ताला को, मेरे ख्याल में, बाकी अल्लाह ताला तक है, पर काबिल कबूल नहीं होती है। अच्छा, जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि पब्लिक स्पीकर हो आप, जी। कोई खास चीज जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग में आए हो? जी, आप देखिए मैं देख रहा हूँ पीएचडी स्कॉलर्स है, बाकी जितने भी उलूम जिन्होंने हासिल किए हैं, बट अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी आप में से बेहतरीन शख्स जो वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये खाली कुरान पे ही ये आप महदूद मत रखिए दुनियावी सब्जेक्ट से। आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपको करनी है। मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश वीक है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, मुझे करनी है। ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा। दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चले, ये लड़ाई हम मिलके मिलके लड़े, लड़े। जीत होगी हमारी, रूबरू होगे हम, आखिर तुम भी इंसान है हम भी इंसान है। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पब्लिक स्पीकर के लिए सबसे जरूरी चीज है
पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो बबर शेर के पास है, कॉन्फिडेंस। हम्म, मैं ये नहीं बोलता हूँ वो क्या बोलता है वो क्या नहीं बोलता है, क्योंकि अभी जो वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे कि बबर शेर वो है, बबर शेर ये है। मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस बबर शेर के जितना होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले वो दीगर मसला है, लेकिन जो बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो उसके बाद आपका प्रॉक्सिमिक्स होना चाहिए। प्रॉक्सिमिक्स यानी कि आपका पॉज, आपकी डिस्टेंस देखनी है स्पीकर और लिसनर की कितनी है। मैं आपसे नजदीक हूं, मैं आपके साथ धीमी आवाज में बात करूंगा, अगर दूर से कोई होगा तो उसके साथ में इस आवाज में बात नहीं कर सकूंगा। तो इसके साथ क्रोनोमिक्स, टाइम देना है, आपको कोई बात करनी है टाइम देना है, थिंक बिफोर यू टेल, ठीक है ना। तो इसके बाद पैरा लैंग्वेज, आपके गेस्चर्स पोस्चर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन गेस्चर्स होने चाहिए ऑथेंटिकेटेड। कोई बोलेगा 3, ये 3 नहीं ये 5 है। कोई बोलेगा यहाँ आओ, वो वहां ही बगा रहा है। यानी कि ये अगर किसी को बोलना यहाँ आओ, ऐसे यहाँ आओ, 2 दिखाने 2 ही दिखाने, 5 नहीं दिखाने, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता है। पब्लिक स्पीकिंग ऐसे ही चलती है। पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आप इंग्लिश टीचर भी हो। जी। सबसे ट्रिकी चीज, सबसे अच्छी चीज इंग्लिश पढ़ाने में आपको क्या लगती है जो चैलेंजिंग है? वोकैबुलरी। जैसे कि कोई खास ठोस। आप बोलिए, अगर मैं बोलूंगा आई एम अवेलेबल फॉर यू, वो कोई भी बोल सकता है। लेकिन जब आपका इतना वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आप अवेलेबल को एट योर कॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हरक्यूलियन टास्क को आप डिफिकल्ट टास्क को आप हरक्यूलियन टास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्लाउड 9 को एक्सट्रीमली हैप्पी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीमली सैड को कैश 22 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सैड को मेलनकॉली में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके ड्रेसअप को अटायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन यू हैव द एम्पल वर्ड्स इन योर स्टोर। पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश टीचिंग ये आपस में क्या मिलते जुलते हैं, और आप इन दोनों को एक साथ कैसे देखते हैं? इंग्लिश टीचिंग में जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो कुछ हद तक पब्लिक स्पीकिंग से मिलती है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश टीचिंग में बहुत सारी सिमिलरिटीज इसके अलावा भी है, जिन पे शोपियान का कश्मीर का नौजवान गौर नहीं करता है। जब मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दुनिया भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, किसी ने रोका तो नहीं है। तो ग्रामर है, अगर किसी को आप बोलोगे इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ने आओ, और मैंने पीएचडी किया है, मैं क्या इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ूंगा, मैं पीएचडी किस में किया है, इंग्लिश में। अच्छा बोलो वर्ब को आप नाउन कैसे बनाएंगे, वो तो मुझे नहीं पता, हमें उस टाइम सर क्लास नहीं देता था, फिर कौन सा पीएचडी किया है। अच्छा, अगर हम आज का दौर देखें, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। लैंग्वेज डायर नहीं है। इंसान को मल्टी लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है, मल्टी लैंग्वेज इंसान होना ही होना है। लेकिन अगर हम आज हमारे कश्मीर के स्कूलों को देखें, इंग्लिश भी कैसे पढ़ाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश या तो उर्दू में पढ़ाते हैं स्कूलों में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश को कश्मीरी में या उर्दू में पढ़ाया जाता है। इसको गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने पड़े ताकि इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, ताकि हर कोई बच्चा इस वर्नेबिलिटी से दूर रहे, इस चीज से दूर रहे। आपको मैं बोलूंगा एक जोक, जोक ही नहीं है, मैसेज भी है। तो एक मुसाफिर था, वो एक कोचे से जा रहा था, तो वो कोचा बड़गाम साइड का है शायद। तो उसने बोला कि एक दरवाजे को दस्तक की, मुझे पानी चाहिए। तो कश्मीरी में ही बोलूंगा, कश्मीरी में इसको मजा भी आएगा। राठा त्रियश अब्दुल मोहिदीन, बस। तो उसने वहां से जवाब दिया, वापस तमिस बस खुदा करने रोत, खुदा करने रोत, त्रेश नाम दितुत, अदब सान आयक, मगर ये वन तो गुलाम मोहिदीन वन अब्दुल मोहिदीन क्या वन सारी अब्दुल वन, अमिस रोज कत जहनस मज, ये द्राव वो असल पे अतन वुचम गानस मज, मतलब गव अमस
वोनस टे क्या नाव मे खतीज अमसी जाव अमिस गाय वुथ ठीक है बस अब्दुल खजाई अब्दुल खतीज अब्दुल गाय नुई अब्दुल वचिस अब्दुल दादी कड़ित दोपस ये क्या दोपस ये एनवायरनमेंट की खेल है जैसा आप एनवायरनमेंट बनाएंगे वैसा एनवायरनमेंट बनेगा आप इंग्लिश को इंग्लिश में लीजिए एनवायरनमेंट वैसा ही बनेगा आप इंग्लिश को उर्दू में लीजिए एनवायरनमेंट वैसा ही बनेगा आप इंग्लिश को कश्मीरी में लीजिए एनवायरनमेंट वैसा ही बनेगा मैं डिग्रीज पे मैटर नहीं करता है ये जो डिग्रीज है ना मैं डिग्रीज पे कभी डिपेंडेंट नहीं हूँ ना मैं डिग्रीज पे रिलाई करता हूँ क्योंकि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर द रियल एजुकेशन लाइज विद इन यू how much you can self educate how much you can educate other person who is in your affiliation like I am teaching here in Maida Institute तो मेरे स्टूडेंट जो है वो मुझसे कितना सेटिस्फाई है मैं जो हूँ खुद से कितना सेटिस्फाई हूँ ये एक जो पोटेंशियल है टीचर में होना चाहिए अदरवाइज मैं तो अभी सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं फिर मेरी क्या मजाल थी मैं इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाने आ जाऊं मत थी बट ये गट्स होते हैं ये कॉन्फिडेंस होता है और जो टेक्निकल कोर्स है उसको ये मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ सबको टेक्निकल कोर्स या स्किल कोर्स को जो ये डिग्री कोर्स के साथ कोई राबिता नहीं है मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बाज़ाब्ता 2 साल का किया है तो मैं अभी फ्लुएंट इंग्लिश कर सकता हूँ पीएचडी वाले ने नहीं किया वो मेरी गलती थोड़ी है समझ आइए आपको बिल्कुल आप मल्टीपल सेक्टर्स में हो जैसे हमने वीडियो के पहले में ही बात की सबसे अच्छा और सबसे फोकस वाला सेक्टर कौन सा है आपका इन सब में से पोइट हो आप राइटर हो आप पब्लिक स्पीकर हो आप इंग्लिश टीचर हो आप पोइट्री मेरी सबसे ज्यादा फोकस्ड चीज रहेगी क्योंकि मैं अपनी पोएम्स के जरिए लोगों तक जो मैसेजेस पहुंचाना चाहूंगा अगर वो पहुंचेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूं अगर नहीं पहुंचेंगी तो मैं नाकाम हूं कोई 1-2 अशार नौजवानों पे आपने अपनी पोइट्री में तो मैं बोलूंगा कि पोइट्री में मैंने बहुत सारे लिखे हैं ये एक डायलॉग मैंने लिखे डायलॉग टाइप ये एक लड़के और लड़की की डायलॉग है जी है च कायनातच पनाह गुजी छन अथ मज त फर्क कह च कायनातच पनाह गुजी छन अथ मज त फर्क कह बह तुस जवान च छक हसी छन अथ मज त फर्क कह अस दशवई इंसान दशवई इंसान मालिक दशवनी रहमान अस दशवई इंसान मालिक दशवनी रहमान इस अबद सु शफी अल मुजनबी छन अथ मज त फर्क कह बोला कि इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट ही नहीं चाहिए मैन एम्पावरमेंट ही नहीं चाहिए बहुत एम्पावरमेंट चाहिए जेंडर शुड बी इक्वल बिल्कुल मैंने इसीलिए एक लड़की को लिया है यहाँ पर अभी सोचेंगे लोग शायद अपनी गलाउड को लिया है किसी को लिया लेकिन मैंने इसीलिए इस खास मुद्दे के लिए क्योंकि मैं लड़का हूं मैंने इसीलिए लड़की को लिया है ताकि मैं लड़के के साथ लड़की को पोर्ट्रे कर सकूं इन बेस्ड ऑफ जेंडर ठीक है ना आपकी डीलिंग ज्यादातर स्टूडेंटों के साथ है जी सक्सेस को आप कैसे देखते हो और सक्सेस होने के लिए इंसान क्या करना चाहिए क्योंकि सक्सेस पाने के लिए लड़के यूथ जो हैं आज का कुछ भी कर सकते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं बीइंग ए पब्लिक स्पीकर बीइंग ए टीचर आप सक्सेस को किन अल्फाजों से डिस्क्राइब करोगे सक्सेस में सक्सेस है SUCCESS एस फॉर स्ट्रगल जब तक आपकी स्ट्रगल पूरी नहीं हो जाती आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते यू फॉर यूनिक आपको अपने फन में यूनिक बनना है ये एक टिटबिट है जिसको दुनिया में कामयाब होना है यूनिक बनिए ठीक है ना तो C कैरेक्टर होनी चाहिए आप तो आप सक्सेस है आपके पास अच्छा कैरेक्टर होगा तभी लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे आप खुद की रेस्पेक्ट भी तभी कर सकेंगे C फॉर कॉन्फिडेंट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो आप सक्सीड है E फॉर एनर्जेटिक आप में एनर्जी होनी चाहिए लीडर में एनर्जी नहीं रहेगी जो नीचे बैठने वाले हैं उनमें कौन सी एनर्जी वो तो उससे पहले ही सोए हुए होंगे S फॉर
सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस करना है तमाम उन चीजों का जो आपको अपने ट्रैक से डिविएट करते हैं। और लास्ट में एस फॉर सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इतना बड़ा मकाम हासिल किया आपने। आपने बहुत सारे फील्डों में काम किया है। जो आज के पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी उनके बच्चों के रिलेटेड? क्योंकि चाहे जो टीन एज में बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं, आप मान के चलो बिलो 10 ईयर, वो मोबाइल एडिक्शन में लगे हुए हैं। पेरेंट्सों को आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, आप पहले अपने बच्चों को स्पेस दीजिए, लेकिन स्पेस इतनी होनी चाहिए कि वो अपना टैलेंट शो कर सके, लेकिन टैलेंट ऐसा हो जिससे कल को नुकसान ना हो। आप देखिए गेम एडिक्शन आजकल चल रही है। परसों एक ने 96 लाख रुपए का घाटा लिया, क्यों? क्योंकि वो उस गेम के साथ मसरूफ था, उसको लगा उसी में मुझे कुछ निकलेगा, उसको उसने यहाँ से ही खसारा किया। ये देखना होता है, चूंठ उचित से चूंठ रटा रंग, बिल्कुल। एनवायरमेंट। कल को उसका बच्चा यही देखेगा, अगर उसके बच्चे में ये थोड़ी सी मतलब जो शर्म है वो बाकी रहेगी, वो बोलेगी पापा ने ऐसा किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि पापा का बहुत सारा नुकसान हो गया था इसमें, है ना। तो इसी तरीके से ड्रग एडिक्शन में जो है, एक ड्रग एडिक्टेड को देखिए वो क्यों ड्रग एडिक्शन कर रहा है, और उसको कर्व करने की उसी तरीके से कोशिश कीजिए। कोई आपको बोल रहा है मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, आप उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए। छोटा सा ही कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जब तक वो अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आए। कोई बोल रहा है मुझे उस लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया, मैं इसीलिए ड्रग एडिक्शन में हूँ, ठीक है ना, या वाइसी वर्सा, उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया, तो उस बहन उस भाई को आप नॉर्मल लेवल में ले जाके उसको समझाइए जिंदगी क्या होती है क्या नहीं पहले, लेकिन फश 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 फश, क्योंकि जब तक वो पूरी पॉलिश हो जाए या पूरा पॉलिश हो जाए। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर कर रही है यूथ को मोटिवेट करने में? बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जो मैं एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे केसेस भी मेरे सामने आए हैं। कुछ मेरे रिलेटिव्स भी थे, नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बट क्योंकि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। बट देखने में आया है कि वो किन किन चीजों से तबाह हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब लास्ट में मैंने सर्वे किया तो उनको लैक ऑफ नॉलेज थी, लैक ऑफ अवेयरनेस थी। तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपने के साथ साथ दूसरे बच्चे भी हैं, वो भी अपने ही हैं, वो कहाँ दूसरे हैं। तो इंशाल्लाह ये काफिला मैं आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन का कोई सबसे अच्छा सुनहरी पल जो आप जिंदगी में भूलना नहीं चाहते? जब सर मैं आपको ऐसे बोलूंगा, मुझे एक बार बहुत भूख लगी थी। मेरी माँ जो है वो मेरी साथ थी, बहुत भूख लगी थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसने बोला कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको बोला यहाँ से सेब और अखरोट उतरेगा, अभी मेरे जोली में आएगा वो। तो उसने बोला यार क्या बात कर रहा है, कहाँ से यहाँ पर जंगल है वो ये। तो मैं थोड़ा 2-3 कदम जाके तो एक अखरोट और एक सेब मेरी जोली में गिर गया। तो मम्मा ने बोला आप में कोई जादू है क्या नहीं है। मैंने बोला मैंने अल्लाह से दुआ की सच्ची नीयत से, तो शायद अल्लाह ने भेजा। तो फिर मेरी मम्मा, ओ इसको शायर, ये बड़ा शायर बनेगा, इसको ये मत बोलो, इसको कुछ मत बोलो, मैंने इसकी इसके जादू इसका अपने आंखों से देखा है। तो मैंने सोचा यार अब फंस गया मैं तो भड़कना क्या। तो फिर मैं इसी तरीके से उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि मेरी माँ मेरा बाप सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट दौर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल फुल सपोर्ट है। खाली माँ बाप का ही नहीं, फुल शोपियान टाउन का, फुल कश्मीर के, साउथ कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में
राजा अमान की मैसेज क्या रहेगी पर्टिकुलर यूथ को, जो कि सोसाइटी का एक फ्यूचर है। राजा अमान साहब का क्या पैगाम रहेगा यूथ के लिए? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप दुनिया में कुछ भी ऊँचा रुतबा हासिल करना चाहते हो, तो 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए आप। ना आपको क्रिटिसिज़्म से डरना है, ना हार्डशिप को आपको पीछे करना है। यू हैव टू फेस हार्डशिप्स एंड यू हैव टू फेस क्रिटिसिज़्म। जितना आप फेस करोगे उतना आप में निखार आ जाएगा। आपको पता है क्या, मतलब जब मैं पहले शायरी के मैदान में था तो बहुत सारे बातें कर रहे थे, इसका बहर थोड़ा-सा इधर-उधर है, इसमें रदीफ काफ़िये की कुछ कमी है, तो मैं फिर उन्हीं चीज़ों को सुनता था। तो उसी से मेरी शायरी में थोड़ा बहुत निखार आना शुरू हो गया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।